नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रज्ञा साक्षी और मेरे इस YouTube चैनल द पॉलिटिकल स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम अभी आने वाला है और अभी एक ही महीना एग्जाम को बचा है, तो इस लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरी एक महीने में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं और किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना के तैयार कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और इसके लिए आज हमारे पास बहुत ही सूटेबल एक कैंडिडेट है जो बता सकती हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने जून 2025 में उन्होंने एग्जाम दिया था और उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया 99.95 परसेंटाइल से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि अर्चना अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है और उन्होंने जून 2025 में बहुत ही अच्छे मार्क्स से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में उन्होंने 38 क्वेश्चन सही किए, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। पेपर 2 की बात करें तो उनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है और उसमें उन्होंने 90 क्वेश्चंस ठीक किए। तो अर्चना बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट है आप सबको ये बताने के लिए कि आखिरी महीने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अर्चना ने क्योंकि हाल ही में एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो अभी के ट्रेंड के हिसाब से भी वो बता पाएंगे अच्छे से कि आपको एक महीने के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्चना ने इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स और दिए थे, जिनमें उनका नेट तो क्वालिफाई हो रहा था बार बार, लेकिन वो कुछ 1-2 नंबर से जेआरएफ उनका रह रहा था। तो ऐसे उन्होंने क्या गलतियां तब की थी जो उन्होंने इस बार जून 2025 में उनको ओवरकम किया। हम अर्चना से इन सारी बातों पे आज बात करेंगे। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सब तक पूरी ऑनेस्ट स्ट्रेटजी पहुंचाने की। एक महीने में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हम अर्चना से समझते हैं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी प्रज्ञा। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट्स में क्या क्या गलतियां करी और इस बार मैंने कैसे इतना 128 क्वेश्चंस टोटल मैंने सही किया विद 99.95 परसेंटाइल। आज आपको मैं शेयर करूंगी। आपके पास बस 1 मंथ बचे हुए हैं। 1 मंथ को आप सही से यूटिलाइज करो तो आप 1 मंथ में जेआरएफ को सिक्योर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी पेपर 1 के बारे में प्रज्ञा, कि पेपर 1 में मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था लास्ट 1 मंथ में। तो पहले तो मैंने केवीएस मदान की बुक पढ़ रखी थी, लेकिन अगर आपने केवीएस मदान की बुक नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप डेली, आपके पास 1 मंथ है, डेली 3 आवर्स आप फर्स्ट पेपर को देना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो मैंने, आपको पता होगा कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे कवर किया था, फिर बताऊंगी मैथमेटिकल पोर्शन को कैसे कवर किया था। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए सबसे पहले आप मैराथन देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आप पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करें। पीवाईक्यू के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कुमार भरत सर का यूट्यूब चैनल, जेआरएफ अड्डा हो गया, अड्डा 247 हो गया। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के भी एजुकेटर्स काफी अच्छे हैं। और रिसर्च के लिए मैंने एक गुलशन अख्तर मैम है, वो रिसर्च के आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से जानने में हेल्पफुल रहेगा, आप उनका वीडियोस देखोगे तो। पेपर 1 के लिए अगर कॉन्सेप्चुअल बताऊं तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रही थी। अर्चना, अगर आखिरी महीने की बात करें, क्योंकि अभी स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही महीना बचा है, तो आखिरी महीने में आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी और क्या आपने रिवीजन पे कितना फोकस किया था और क्या आपने कोई मॉक वगैरह टेस्ट भी लगाए थे या फिर आपने सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे इसको क्वालिफाई किया? तो मैं अपना बताऊं तो मैंने मैराथन देख के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ली थी। लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई की, सिर्फ पीवाईक्यू किया। पीवाईक्यू में मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही है तो क्यों सही है। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और अगर कोई भी चीजें फैक्चुअल है तो आपको नहीं आ रही है, आप एक पेपर कॉपी में लिख लो
जो लिखना चाहते हो इसको प्रॉपर वे में एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपको उसको रिवाइज करना है, जो मैंने किया था। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी मेरी पीवाईक्यू ओरिएंटेड ही रही पूरी तरीके से। रही बार मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, डीआई की, तो मैंने मैथमेटिक्स मेरी वीक रही है। टू बी ऑनेस्ट मेरी मैथमेटिक्स वीक रही है, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि उसका सिलेबस देखा कितने टॉपिक्स होते हैं, तो सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा मैंने देख लिया। इसके बाद इसका भी पीवाईक्यू मैंने किया। ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा। इसकी वजह से मैंने मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए यूजीसी नीट के पेपर में। डीआई आप तुक्का भी मार सकते हो, नहीं आता है तो टाइम वेस्ट ना करें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले, लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को आप पीवाईक्यू करके देखोगे तो 75 या 80% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। तो ये यही थी मेरी पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी। तो पेपर 1 के लिए अर्चना अगर हम कहें तो पीवाईक्यू के पे हमें ज्यादा फोकस करना है लास्ट मंथ में, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है कि हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर सके। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हमको अगर थोड़ी बहुत चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि मैराथन्स देख सकते हैं। एक मैराथन में आपको पूरा का पूरा आपको एक यूनिट खत्म हो जाएगा, तो आप एक मैराथन भी रोज अगर कवर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड अगर पीवाईक्यूज आप करेंगे, तो पीवाईक्यू सिर्फ आपको लगाना नहीं है, उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। अर्चना ने इस बात पे फोकस किया है, तो आप सब भी इस बात पे थोड़ा ध्यान दें कि पीवाईक्यू सिर्फ आपको लगाने नहीं है, उसको एनालाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपने सही किया है तो समझना है कि वो कैसे सही हुआ है, या गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, फिर दोबारा से जाके उस टॉपिक को रिवाइज करना है जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आखिरी महीना है, इसमें आप अपनी तैयारी को ऐसा बूस्ट दे सकते हैं और घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अर्चना अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपने किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी को रिफाइन किया था आखिरी के 1 महीने में, उसकी स्ट्रेटेजी आप सब लोग के साथ शेयर कीजिए। बता दूं मैं कि अर्चना का ऑप्शनल जो पेपर 2 का पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का है, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो भी अर्चना आप बताएंगी। आखिरी 1 महीने में क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही जानते हैं अर्चना से, और 90+ क्वेश्चंस उन्होंने ठीक किए थे, तो बहुत बेहतर तरीके से वो बता सकती है कि क्या क्या चीजें उन्होंने की थी और कौन सी गलतियां हैं जो आप सबको नहीं करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि अर्चना 1-2 मार्क्स से ही बार बार रह रही थी, और इस बार उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, अपनी सारी गलतियों को एनालाइज किया, अच्छे से समझा और फिर एक नई तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से उन्होंने एग्जाम दिया और बहुत ही बेहतरीन अंकों से उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो अर्चना पेपर 2 में आपने क्या क्या चीजें आखिरी महीने में की थी, जो बच्चे देख रहे हैं वो क्या गलती ना करें, आप उनको ये भी कुछ सलाह दीजिएगा। इस प्रज्ञा, तो मैं अपने पेपर 2 की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है उनके साथ। पेपर 2 में अगर आपके पास 1 मंथ है तो मैं 2 रिसोर्सेज बता रही हूँ जो मैंने फॉलो करके 90 क्वेश्चन सही किया है। वो है EduSeeker और पॉल साइंस हेल्प की गाइड। आप इन दोनों को क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, 2, 3, 4, 5 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो उसको रिवाइज करो। रिसोर्सेज कम ही रखो बट रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन बार बार कर रहे हो तो आपको जरूर आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे। तो मैंने यही किया था, EduSeeker पॉल साइंस हेल्प की गाइड पढ़ी। इसके बाद मैंने पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई किया। मेरा मेन अप्रोच, मेरा 90 क्वेश्चन सही थे, उसका मेन रीजन पीवाईक्यू या पीवाईक्यू। लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यू आप कर लो। पीवाईक्यू करते वक्त आपको एक चीजें ध्यान रखनी होगी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको डिकोड करनी है 4 ऑप्शंस को, पूरे 4 ऑप्शंस को डिकोड करने की कोशिश करनी है। आप एक बार करते जा रहे हो ना, जो नहीं आता है उसको एक्सट्रैक्ट करके दूसरा फाइल बना लो। इसके बाद उसको बार बार रिवाइज करो। जो मैंने किया था उसको बार बार एग्जाम के 1 दिन पहले तक मैंने रिवीजन करी थी। तो ये आपको करना है, तो आपके भी 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अर्चना अभी हम देख रहे हैं कि पैटर्न जो है काफी चेंज हुआ है। पहले काफी ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आता था, कंसेप्ट क्लैरिटी उसमें होना बहुत ही जरूरी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रेंड जो है चेंज हो गया है पेपर का। एकदम फैक्ट बेस्ड पेपर आ रहा है, एकदम रोट लर्निंग पे आ रहा है, क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो उसमें बच्चों को भी ये रहता है कि उनको बहुत रटना पड़ेगा, उनको चीजें बहुत याद करनी पड़ेंगी,
और जैसा कि अभी आपने बोला कि पीवाईक्यू को एनालाइज करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पीवाईक्यू में आप कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अभी जो रिसेंट के जो पेपर आए हैं ना, उनमें आप ट्रेंड समझने की कोशिश करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को एंड मोमेंट में बूस्ट दें। फैक्ट को आपको याद करना है, तो आपकी क्या इसमें स्ट्रेटेजी रही थी अर्चना? क्योंकि आपने भी जब दिया है, मैं देख रही हूँ उस टाइम वाला पेपर भी, अभी आपने रिसेंट वाला ही पेपर दिया है 25 मई, तो उसमें भी फैक्ट बेस्ड पेपर ही देखने को मिला है। बहुत बच्चे उस चीज से परेशान भी है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी, और इस ट्रेंड को देखते हुए क्या अप्रोच रहना चाहिए, वो आप बताइए। ट्रेंड बेस्ड मैंने पहले क्या किया, मैंने एनालाइज किया। मेरा पिछले 3 बार न होने का मेन रीजन क्या था, मैंने ट्रेंड को एनालाइज नहीं किया था। इस बार मैंने ट्रेंड को एनालाइज किया कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसकी बेसिस पे मैंने पढ़ाई। तो मैंने देखा कि आजकल जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में जो 10 यूनिट्स होते हैं, उनमें से IR, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी, दोनों के सेक्शंस, दोनों से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छे से उस पे फोकस करनी है। और फैक्ट मस्ट है। आजकल फैक्ट ओरिएंटेड काफी क्वेश्चन आपने देखा होगा, काफी क्रोनोलॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फैक्ट के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए मैं तो आपको बताऊंगी कि एम लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है। एम लक्ष्मीकांत की बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो आपने पॉल साइंस हेल्प और ED सेकर में पढ़ रखा है। लेकिन जो अब ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कुछ फैक्ट्स हैं, क्रोनोलॉजी है, उनको कवर करने के लिए मैंने लक्ष्मीकांत का अपेंडिक्स वाला जो सेक्शन होता है लास्ट में, वो सारा चीजें आपको याद कर लेनी होगी। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये सारी चीजें आती है ना, स्पीकर्स हो गए, ये क्रोनोलॉजी आती है। ये आप यहाँ से देख लो। कुछ चीजें आपको गूगल से भी सर्च करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टेट्स असेंबलीज में नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, लोकसभा में हर एक स्टेट में कितने सीट्स हैं, राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड नंबर ऑफ सीट्स क्रोनोलॉजी दे देता है। तो ये सारी चीजें आपको जब पेपर को एनालाइज करोगे, डिकोड करने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको हमें बाहर से सर्च करके पढ़ लेनी चाहिए। और लास्ट सेक्शन होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही हैं, वो भी IR के रहेंगे, पॉलिटी के रहेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है तो आप चले जाइए, प्रद्युमन सर की वीडियोज आ जाती हैं लास्ट में, उसमें आप कवर कर सकते हैं। और पॉल साइंस हेल्प की भी वीडियो आ जाती है, ED सीकर की भी वीडियो आ जाती है। इतना आप कवर कर लोगे तो करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही मैंने किया था प्रज्ञा। जी अर्चना ने बताया कि अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें ज्यादा फोकस कौन कौन सी यूनिट्स पे हो रहा है। आप भी एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू तो समझेंगे कि IR और पॉलिटी, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थ्योरी में से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो एनालाइज किया है, उन्होंने समझा है कि उनकी क्या गलती रही, उन्होंने पहले पीवाईक्यू पे फोकस नहीं किया था, तो ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। अर्चना ने बताया कि उन्होंने पहले क्या किया था कि पीवाईक्यू पे उतना फोकस नहीं किया, उन्होंने पूरा पढ़ा, पूरी तैयारी की, लेकिन वो उन्होंने गलती की जिसकी वजह से उनका 1-2 नंबर से रह जा रहा था। लेकिन इस बार आपने देखा कि इतने अच्छे मार्क्स से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो समझना क्या है इसमें कि पीवाईक्यू का ट्रेंड अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस यूनिट से कितना पूछा जा रहा है। तो पॉलिटी और IR से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करें। और अभी बताया कि लक्ष्मीकांत के लास्ट में अपेंडिक्स दिए हुए थे, तो वो आप जरूर एक बार रेफर करें, क्योंकि क्रोनोलॉजी इस बार बहुत पूछी जा रही है, फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं, पूछ लिया जाता है, मैचिंग में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी। तो लास्ट में अगर हम पूरा समअप करें तो समझ सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ जो वो याद रखनी है, वो ये है कि आपको पीवाईक्यू पे विशेष ध्यान देना है। पीवाईक्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आप पूरा सिलेबस पढ़ के बैठे हो और आप सोचें कि पीवाईक्यू बिना लगाए आपका निकल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पीवाईक्यू को आप अच्छे से एनालाइज करें। 1 महीना आपके पास बचा है, आप इस 1 महीने में आराम से पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और शार्प बना सकते हैं। पेपर 2 में
एड्यू सीकर और पॉल साइंस हेल्प को ही आप एंड मोमेंट पर रेफर करें उसमें, क्योंकि एक जगह आपको सारे फैक्ट जमा एक जगह मिल जाएंगे। आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा सारे फैक्ट का। आपको बार बार वो चीज़ को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है और ये भी उनको परेशानी आती है कि इतने सारे फैक्ट को याद कैसे करें। मतलब मेरे साथ भी ये दिक्कत आई थी कि इतना सारा है, कैसे याद रखें, एक एक चीज़ को अर्चना कैसे याद रखें। तो आपने उस चीज़ के लिए कौन सा मेथड अपनाया था? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रटने में चीज़ों को दिक्कत होती है, मैं नहीं रट पाती हूँ। तो मैं क्या करती थी कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ती थी, तो वो दिमाग में आराम से सेट हो जाता है। आपने कौन सा तरीका अपनाया था इसके लिए? प्रज्ञा, फैक्ट्स रिवीजन करने के लिए या फैक्ट्स रटने के लिए मैंने पहले क्या किया ना, मैंने ट्रिक बना लिया ये। लेकिन समटाइम्स हमें ट्रिक भी याद नहीं रहती है, ट्रिक को भी डिकोड करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसको कभी आप एक बार दो बार याद करते हो तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। लिखने से हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक हम उसको याद करके रख सकते हैं, इसलिए मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी और साथ में मैं ट्रिक भी याद रखती थी, जिससे ये इजी हो जाता था। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि होती ही है, क्योंकि अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हमारा फोकस थ्योरी पर होना चाहिए, हम कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ आके हमको फैक्ट रटने पड़ रहे हैं, क्विज की तरह हमको एग्जाम देना पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अर्चना ने बताया कि आप लिख के एक तो याद करिए। अगर आपको याद करने में, फैक्ट को रटने में दिक्कत है, तो आप वो चीज़ बार बार लिखिए और अपने ट्रिक्स बनाइए। ये काम मैंने भी किया था जब मेरा JRF हुआ था, तो मैंने भी ट्रिक्स बना के चीज़ों को याद करने की कोशिश की थी। तो आप भी ये तरीका अपनाइए और डेफिनेटली समय आपके पास अभी 1 महीना है। आप आराम से 1 महीने के अंदर भी आप अगर मन बना लें आज ही, तो आप आराम से 1 महीने में अपना JRF निकाल सकते हैं। अर्चना, ठीक कहा मैंने? तो एट लास्ट में आप सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी? जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, सारे बच्चे जो है नर्वस होना शुरू हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि अब जैसे मान लीजिए 1 हफ्ता भी बचा है, तो 1 हफ्ते में वो क्या करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दें, ये आप सबको एक बार बताइए। आपको एग्जाम से पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट 1 मंथ से 8 से 10 आवर्स पर डे पढ़ाई करी है। उससे आपको आई थिंक फियर ख़त्म हो जाएगा, आप एकदम फियरलेस होके एग्ज़ाम में जाइए। आपने पढ़ाई की है, ज़रूर सही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जो मैंने किया था, एग्ज़ाम्स क्या होते हैं ना कि 10 दिन में होते हैं। आपने देखा होगा 10 दिन में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो पहला डे होता है उसको किसी सब्जेक्ट का होता है, तो आप पहले डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जो भी होता है उसको आप एक बार देख के जाएं। मैंने क्या किया था, मेरा पॉलिटिकल साइंस का 3rd डे था, तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड डे का जो पेपर फर्स्ट था ना, उसको मैंने देखा कि उसमें कौन सी ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। उसकी वजह से मेरे प्रज्ञा 4 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो आप भी अगर देख के जाओगे तो आपके भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यही लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स के लिए। ये अर्चना ने बहुत अच्छा जो है एंड में आपको एक टिप दी है, एक ट्रिक बताई है कि अगर आपका एग्ज़ाम दूसरे या तीसरे दिन होने वाला है, तो पहले 2-3 दिन में जो एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर 1 क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन होता है, सिलेबस सबका कॉमन होता है, तो वो आप देख के जाएं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है दिखा देते हैं कि इन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लें नोटबुक पे और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। जब रिवाइज करें ना, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछ लिए गए हैं, बाकी के जो 1-2 पेपर हो चुका है पहले, तो उन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करके जाएं और रिवीजन में खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखें। और एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगी कि किस तरीके से फियर को ओवरकम करना है एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं? तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वहाँ जाके ही भूल जाते हैं, तो उसके लिए कोई टिप? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद भी आपको पेपर फर्स्ट पहले करना है, पेपर फर्स्ट पहले करिए। पेपर सेकंड करना है तो पेपर सेकंड करिए। आपको क्वेश्चंस नहीं आते 1, 2, 3, 4, 5, कभी कभी हमें लगातार नहीं आती, तो हमें काफ़ी फियर होने लगती है, डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं कि आगे क्या होगा। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको आएंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में फियर फील करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही मेरा कहना है कि आप फेयरलेस होके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।
और सबसे अच्छी बात अर्चना ये भी है कि अभी इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस बेझिझक अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, आप सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। अर्चना ने बहुत अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में समझाया और आखिरी महीने में आप कैसे अपनी तैयारी को और शार्प बना सकते हैं और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, अर्चना ने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही जल्दी हम एक डिटेल्ड वीडियो भी इसके ऊपर लेके आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ऊपर ही हम अर्चना से बात करेंगे और डिटेल में जो बच्चे अगला अटेम्प्ट देंगे, इस बार से अगले वाला जून वाला अटेम्प्ट देंगे, तो उनके लिए ओवरऑल वो बिगिनर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो हम ये बिगिनर वाली स्ट्रैटेजी भी जल्दी ही अपने चैनल पर लेके आएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।